माफ़ करिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। पूरी देखिए तो बहुत बहुत थैंक यू। हिंदू जागेगा तब क्या मुलायम काशीराम मौलाना भी बोलेंगे जय श्री राम। चलती ट्रेन में धमाके, अयोध्या में धमाके, काशी में धमाके, संकट मोचन में धमाके, मुंबई में धमाके, जहां सुनिए धमाके ही धमाके होते थे। तो हाँ, मैं समझता हूं कि कश्मीर का एक एक मुसलमान आतंकवादी है। एंटनी रक्षा मंत्रालय यूपीए सरकार, उन्होंने कहा था हम राफेल नहीं खरीद सकते हैं। ये आने वाली सरकार देखे, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं कर पाए, बस डील बता गए कि हाँ हाँ ये डील करनी है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है हथियार खरीदने का। इस देश की सरकार से मेरी विनती है कि प्लीज़ भागने मत दीजिएगा, हिसाब पूरा करिएगा प्लीज़। राजनीति के लिए इस छोड़िएगा नहीं। भाई बड़े भाई की बात होती है तो इस देश में राम आज भी है। इस देश में राम आज भी भरत के लिए सिंहासन छोड़ेगा, हिंदू सिंहासन छोड़ेगा, लेकिन भरत होना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। और जैसे कि आज संडे है तो हम गरम अड्डे के नेक्स्ट एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। तो आज के टॉपिक्स आपको बता देते हैं वीडियो शुरू करने से पहले, जो कि है, एक तो है कश्मीर में हो रही कश्मीरी हिंदुओं और बाहरी लोगों की मौत। दूसरा मुद्दा जिस पे बात करेंगे वो है भ्रष्टाचार, या भ्रष्टाचार से अच्छा बोलने में लगेगा घोटाले। और तीसरा टॉपिक पे बात करेंगे वो है काशी विश्वनाथ का मंदिर। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग कोई भी ओपिनियन आप अपनी देना चाहते हैं टॉपिक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, या आप कोई टॉपिक ऐसा पर्टिकुलर सजेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे दोनों इंस्टाग्राम आईडीज़ का, मेरी और श्रुति दोनों का पड़ा हुआ है, उसमें आप जाके पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे शायरी के पेज और आर्ट्स का पेज भी दिया गया है, उसमें भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और पेंटिंग वाले पेज में अगर कोई पेंटिंग पसंद आती है तो आप उसको ख़रीद भी सकते हैं, जिसमें कि आपकी तरफ से हर जो भी पेंटिंग आप खरीदेंगे उसमें से 100 रुपये अनाथालय को डोनेट किए जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज का पहला टॉपिक है कि कश्मीर में होने वाली कश्मीरी हिंदुओं की और जो भी लोग हैं उनके खून, आम आदमी के खून। तो सबसे पहली बात, हत्या क्यों हो रही है? तो सबसे बड़ा रीज़न तो है कि 370 हट चुकी है। दूसरी चीज़ है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थी, या मतलब सीमा के उस पार से आतंकवादी यहाँ आते थे, वो होते कश्मीरी थे, उनको मारे, वो आके बड़े स्तर पर करते थे। तो हमारी सेना ने जब से, मतलब पहले कार्यकाल से ही, 2014 से ही इस चीज़ पे लगभग रोक लग गई थी। नेग्लिजिबल केसेस आ रहे हैं कि, वरना पहले तो चलती ट्रेन में धमाके, अयोध्या में धमाके, काशी में धमाके, संकट मोचन में धमाके, मुंबई में धमाके, जहां सुनिए धमाके ही धमाके होते थे। वो चीज़ एक बंद करके एक कश्मीर में सीमित कर दिया गया। वो भी कश्मीर में भी कुछ घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं जैसी उरी, तो उसका जवाब कैसे दिया गया ये हम सबको पता है, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। और उसके बाद एक और होता है पुलवामा, और पुलवामा के बाद तो एक तरीके से सरकार जब पलटती है 2019 में, रिवाइज होती, पलटती क्या है, तो नरेंद्र मोदी सरकार का एक नया चेहरा दिखता है, जिसमें कि वो सेना को और ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है कि नहीं, घुस घुस के मारो। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में भी जब राहुल भट्ट की वीडियो पे बात आई थी तो कुछ लोग के पर्सनल मैसेज आए थे, और एक कृतिका भट्ट करके थी, उनका मैंने डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि आप क्या चाहते हैं, टेररिस्ट बन जाए? तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि आप AK-47 और असॉल्ट राइफल्स उठा लीजिए, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए आप लोग हथियार खरीद सकते हैं। तो आज यही सब बातें हैं। अब होता क्या है कि 2 लोग रिसेंटली मारे गए। एक थे जिनका कि एक तो कश्मीर के थे ही नहीं, वो राजस्थान के थे, बैंक मैनेजर थे, उनको बैंक के अंदर घुस के गोली मार दी गई। और एक टीचर थी, उनको स्कूल में निकाल के और गोली मारी गई। अब ये टारगेट किलिंग्स पे आ गए हैं। अब दिक्कत क्या है कि सेना ने इन्हें जूते की नोक के नीचे रख रखा है।
जो बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये अलकायदा जैसे, तो अब ये तो हमला कर नहीं पा रहे हैं। तो होता क्या है, ये जब भी हमले होते हैं, छोटे हमले, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? टाइगर, कश्मीरी टाइगर करके हैं एक ग्रुप, और एक है TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। और इनका कहना क्या है कि जो भी सरकार की मदद करेगा डेमोग्राफी चेंज करने में कश्मीर की, क्योंकि इन लोगों ने कश्मीर को अपने बाप का समझ लिया है ना। 100% हिंदू और बुद्ध के कश्मीर को, पहले तो हिंदू के था, फिर वहाँ पे बौद्धिज़्म भी आया, तो बौद्धिज़्म ने कोई वहाँ पे अटैक करके किसी को नहीं अपने जैसा बनाया कि नहीं तुम्हें फोर्सफुली चेंज करना, नहीं। वहाँ पे लोग, वहाँ पे बुद्ध, क्योंकि कोई अलग धर्म नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे जो बुद्ध की किताबें या जहाँ बौद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स लिखी हैं, तो वो जब जाते हैं अपने घर वापस, क्योंकि जब आप संन्यास लेते हैं तो आपको सबसे पहली दीक्षा अपने घर में लेनी पड़ती है, तो उसमें बताया है कि नहीं, मैंने कोई नया संप्रदाय नहीं चालू किया है, जो था मैं उसी रास्ते पे कुछ नए तरीके से गया। या पढ़िए, बुद्ध ने कोई नया रास्ता नहीं खोजा था, बुद्ध ने ये बात खुद कही है, तो कोई नया धर्म नहीं था। अब जो ये है TRF, इसकी फंडिंग, इसका जो हेडक्वार्टर्स टाइप का आप समझ लीजिए वो कराची में है। और कश्मीरी टाइगर, जो कश्मीरी टाइगर करके ग्रुप है, उसको भी इंडिया से तो कोई सहानुभूति मिलेगी नहीं ऑन अ लार्ज स्केल, वरना अनुदिति रॉय और ये स्वरा भास्कर जैसे लोग तो हैं जिनकी मिल जाएगी। नवाब मलिक अंदर गया हुआ है ना, वो उन लोगों की मिल सकती है, बाकी ऑन अ लार्ज स्केल की कॉमन आदमी की तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो फंडिंग भी कहाँ से आ रही है आपको ये भी पता है। 2021 में भी 16 लोग मारे गए, अभी तक भी 9 लोगों को और मारा जा चुका है। अब जो 16 लोग उस समय मारे गए थे, उसमें तो 4 तो लेबर थे, एक मेडिकल शॉप ओनर थे जिनको कि डोमिसाइल मिले हुए ज़्यादा समय, और उसके बाद एक कश्मीरी ज्वेलर को मारा गया, सॉरी। अब वो कश्मीरी ज्वेलर का केस तो ये था कि वो इनवैलिड भी थे और मतलब चल नहीं पाने में दिक्कत थी उनके, और दूसरी चीज़ थी कि उन्होंने डोमिसाइल लिए हुए कुछ ही दिन हुए तो उनको गोली मार दी गई। अब गोली मार, ये टारगेट किलिंग्स क्यों हो रही हैं, एम क्या है? क्योंकि कोई भी चीज़ करने के पीछे मकसद होता है ना। तो पहली चीज़ तो ये बताना है कि हम हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, अपनी प्रेजेंस को दर्शाना है कि हाँ हम अभी भी हैं। ये मत समझो कि तुम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करोगे, रोक दोगे तो हम नहीं बचे। दूसरी चीज़ है डर पैदा करना। अब जैसे कि आज संडे को आ रहा है, लेकिन 3 जून को लोगों की ऐसी तस्वीरें आई कश्मीरी हिंदुओं की फिर से पलायन करने की। तो यार, मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो राहुल भट्ट पे बनाई थी, मैंने यही कहा था कि छोड़ दोगे तो इस बार छोड़ना, तो फिर अब वापस मत जाने की सोचना, क्योंकि सरकार वहाँ पे तुम्हें बसा रही है। हाँ, सिक्योरिटी नहीं दे जा पा रही है। अब इसका भी एक कारण है क्यों सिक्योरिटी हर किसी को नहीं मिल पा रही। भाई, जितने बड़े बड़े ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बहुत बड़े नाम हैं, या अब कश्मीरी टाइगर और TRF के बारे में तो एजेंसियाँ ज़्यादा अच्छा बता सकती कि इनका कैसा क्या रोल है, लेकिन अब ये जो हमले हो रहे हैं ये कोई नामी गिरामी आदमी नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी औकात कुत्ते से भी बदतर हो गई है। या एक वो नहीं जो लौटता है, मोटा ताज़ा होता है, हैम जिसको कहते हैं, जिसका हैम मीट निकलता है, कीचड़ उसको बहुत पसंद होता है, उससे बदतर करती है। कुत्ता तो तब भी यार लॉयल होता है। तो अब है क्या कि ये रैंडम लोगों को चुन रहे हैं जिन पे आर्मी इतना रडार पे नहीं रख पाती है। भाई आप देखिए ना कि अगर कोई अफजल बने, कोई कसाब हो, तो इस पे नज़र रखी जा सकती है, लेकिन अब कोई XYZ पर्सन जो कि भीड़ का पार्ट हो, जैसे कि जब पत्थरबाजी होती थी तो उसमें सबको चिन्हित नहीं किया जा सकता है, या तो जो रेगुलर जिनके चेहरे दिखते रहें वो हों। अब इसके लिए होता वही है कि जैसे लव जिहाद में कि कहीं 2 केरल में मारे गए, एक कानपुर में मारा गया, कहीं एक पटना की घटना आई, कहीं हरियाणा से घटना आती है, तो ये तब तक नहीं समझ में आते जब तक नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो जाए, लार्ज, और तब तक इनकी एक जो तरीका है या ये जिस तरीके काम कर रहे हैं, वो जब तक तरीका ना समझ में आए
तब तक बात नहीं बन सकती है। अब रैंडम लोगों पे क्या, सब पे तो आप नज़र नहीं रख सकते हैं, आप सब पे तो रॉ और सबको नहीं लगा सकते हैं काम पे। आप ये भी समझिए ना, चाहे बैंक मैनेजर को मारना हो तो कौन मार रहा है? रैंडम आदमी है, जानते ही नहीं है कौन है आदमी, और ये ऑर्गेनाइज नहीं है। ये एक तरीके का लोन वुल्फ अटैक कह लीजिए, आप कह सकते हैं। अब लोन वुल्फ में मानते हैं कि क्षति बड़ी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप एक तरीके से इसको लोन वुल्फ अटैक मान सकते हैं। उसका कारण ये है कि इसमें अकेले ही आदमी ने काम किया, गोली मारी जाके। भाई अकेले ही आदमी गोली मार रहा है जाके, या 2 या 3 लोग हैं, तो अब 2-3 लोगों को, अब वो 2-3 लोग कश्मीर में कहाँ कौन कैसा सोच रहा है, होती तो इनको सोच वही है, जिहाद का नाम ले तो बस तैयार, लेके बंदूक लेके। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम नहीं कर रही, एक अकेला आदमी काम कर रहा है, तो एक चीज़ ये भी समझने वाली ना कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उसमें एमिनेशन का मूवमेंट होगा, बड़ा पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि आपको फंड करना है। लेकिन जब छोटे आदमी को लेना है, एक कट्टा लेना है, आप बिहार के मुंगेर से ले लीजिए, कानपुर में ले लीजिए आके साहब, एक बंदूकी तो चाहिए गोली चलाने के लिए। पिस्टल से मार रहा है, कौन सा AK-47 चाहिए जो कि मिलिट्री ग्रेड या ऐसे ही लोग के पास मिलती है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना भाई। एक बंदूक प्रखर तिवारी को चाहिए, लीगल तौर पे चाहिए, हम सरकार के पास जाएंगे, और लीगल तौर पे नहीं चाहिए तो 1000 तरीके हैं, ले लेंगे, सरकार को भी नहीं पता चल सकता है, और बहुत से लोग लेते हैं। किस किस पे नज़र रखेगी भाई? हम हाईलाइटेड हो तो नज़र रख लेगी, हाईलाइटेड नहीं है बंदूक। एक पिस्टल लेने में कितना बड़ी चीज़ है, कट्टे मिल जाएंगे यार, कट्टा बनवा लो, बन जाता है। सोचो ना, खुद सोचो ना। जो अब भाई सरकार से मैंने जो अपील की थी, मेरे पास एक वही रास्ता दिखता है, कश्मीरी हिंदुओं को एक जगह इकट्ठा करो। मेरा सीधा तरीका है, कश्मीरी हिंदुओं से कहो आप इस जगह पे आ जाइए, घाटी खाली करवा लीजिए, कश्मीरी हिंदू और जो भी अदर जगह के लोग हैं जो भी हिंदू हैं खाली करवाइए। और मेरी नज़र में जो हाँ इस पार्ट को देख के ये बोले तो हाँ मैं समझता हूँ कि कश्मीर का एक एक मुसलमान आतंकवादी है, क्योंकि 1990 में जब घटना हुई तो किसी पड़ोसी ने बताया कि वो छुपे हैं एक चावल के ड्रम में। किसी का स्टूडेंट था जो कि मर्डर करने पहुंचता अपने टीचर के यहाँ, कोई पड़ोसी ही इन्वॉल्व था वहाँ कश्मीरी पंडितों को गोली मरवाने में और उसकी औरत का रेप करने में। कोई स्टूडेंट था, कोई उसकी दोस्त थी जो कि उसको बुलाती है और उसके बाद उसका रेप और मर्डर किया जाता है, RS काट दिया जाता है। तो मेरे लिए हर कश्मीरी मुसलमान एक आतंकवादी है, जिसको बुरा लगे लगता रहे, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब एक बुरानवादी मारा जाता है तब बड़ा जनाजा उठा लेते हो भाई। राहुल भट्ट के में जनाजे में नहीं जाने की औकात है, वो कश्मीरी नहीं था। असलियत ये है, कश्मीर में कश्मीरियत तभी तक थी जब तक वहां हिंदू मेजॉरिटी में था। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है। बंगाल में माइनॉरिटी में तो नहीं है, लेकिन आज लगभग बराबर की संख्या हो गई है 40% की। मारे जा रहे हैं, पोस्ट वायलेंस देख लीजिए, केरल में हाल देख लीजिए क्या है, कहां केरल के लिए कहते हैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग, सबसे ज्यादा IS के आतंकवादी कहां से निकलते हैं? केरल। जो लोग कहते हैं ना पढ़ाई की वजह से आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग नहीं। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था साहब, ना गरीब था, बहुत पैसा वाला था, मल्टी मिलेनियर था सऊदी अरब का। अफजल गुरु क्यों लगा? टीचर था, पढ़ा लिखा आदमी था, सरकारी नौकर था। और नाम दे, और नाम दूं लिस्ट में जिसको चाहिए, जो ये समझता है कि पढ़ नहीं पाए इसलिए ये आतंकवादी बनते हैं। कर्नाटक में कितने मुसलमान पकड़ा गया? कौन था? सब IT का पढ़ा लिखा, IIT ग्रेजुएट। गोरखपीठ धाम में जिसने हमला किया, क्या IIT पास आउट? कौन कह रहा है पढ़ाई लिखा मुसलमान नहीं करता है? सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखा मुसलमान कर रहा है। तो ये पढ़ाई लिखाई किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे गांव का आदमी जिसको सब अंगूठा छाप समझते हैं, वो देश की सीमा पे जाके सर्व करता है हिंदुओं का, वो जाके मान बढ़ाता है, वो इस देश की रक्षा करता है। पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है आतंकवाद और
क्राइम से, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। दे सकता हूँ पूरी लिस्ट, जारी करवा दी तो हालत खराब हो जाएगी लोगों की जवाब देने में, जो ये कहते हैं कि पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेशन का स्तर ऊंचा करो। तो ये गंवारता घुसेड़ लो अंदर, ये किसी काम नहीं आनी है, गंवारता ही है। अब टारगेट किलिंग क्यों हो रही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। टारगेट किलिंग हो रही है क्योंकि सरकार ने कहा कि कोई भी आके लैंड ले सकता है, पुनर्निवास करवाया जा रहा है लोगों का। दूसरा है कि एक डर आ गया है कि अगर कश्मीरी हिंदू फिर से वापस आ गए और जिन जिन जगहों पे हमने कब्जा कर रखा था वो जाएंगी, और जो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसा लिए थे सालों ने, उनको खाली करना पड़ेगा, वो निकलेंगे। सीए के समय में निकलना चालू भी हो गए थे। और तीसरा चीज़ है पॉलिटिकल जो पावर चली गई अब्दुल्ला और मुफ्तियों की, वो सबसे बड़ा एक कारण बना हुआ, क्योंकि सरकार ने इन दोनों फैमिलियों को तो समझा दिया, औकात में ले आए, कंट्रोल कर लिया, लेकिन कैडर को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इनको डर लगा है कि 370 हट सकती है तो पुनर्निवास आज नहीं हो पा रहा है, 10 साल 20 साल 50 साल में तो हो ही जाएगा। 50 साल का अगर टाइम मिल गया, शांति हो गई, तो पुनर्निवास लोग वापस आ जाएंगे। सब भले ही ना आए, लेकिन जिनका मन है, जिनके वहां पे यादें वो वापस पहुंच जाएंगे, तो फिर से कश्मीरी हिंदुओं की बनने लगेगी। तो दिक्कत ये भी है। तो अब मेरी कश्मीरी हिंदुओं से एक रिक्वेस्ट है, कश्मीरी घाटी मत छोड़िए। सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ से निकालिए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे एक एक को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इनको एक जगह पे, एक सोसाइटी, एक जगह पे रख दीजिए। इन लोग को, इनकी जगहें, इनको एक जगह पे रखिए और एक एक घर में सैनिकों को घुसाइए, क्योंकि हर कश्मीरी मुसलमान जिम्मेदार है। और इस देश का मुसलमान कैसा है, जो मेनलैंड इंडिया, मान लीजिए कश्मीर को अगर अलग करके माने, इस देश का मुसलमान कैसा है? कहीं पे एक आदमी, एक मुसलमान मार दिया जाए तो बड़ी बात है, इस देश में इंटॉलरेंस हो गई है। कश्मीर में 16 हिंदू पिछले साल मारे गए, 9 हिंदू अभी तक मारे जा चुके हैं। कोई बोलने की औकात नहीं है तुम्हारी? क्यों नहीं बोलने की औकात रख रहे हो? आओ रोडों पे बैठो, शाहीन बाग बनाया था ना, आओ बनाओ, हम भी साथ देंगे कि जब तक वहां एक एक की किलिंग नहीं रुकेगी, और जो वहां मारा जाएगा अगर वो मुसलमान है तो उसको दफनाया नहीं जाएगा, जलाया जाएगा। वो मुसलमान नहीं है। बोलने की औकात है? नहीं है तुम्हारी औकात, क्योंकि तुम सब यही चाहते हो, यही चाहते हो, ये असलियत है। और जो मुसलमान नहीं चाहता है, जो बोलता है, उसको बोलते हो ये सच्चा मुसलमान नहीं, ये मुसलमान नहीं, ये अहमदिया है, ये फलाना है, ये ढिमाका है। ये है तुम लोगों की असलियत। हो सकता है बुरा लगे बहुत लोगों को, लगना चाहिए। अरे बड़ा उनके लिए रो रहे थे, विधवा विलाप कर रहे थे, तो थोड़ा इनके लिए विधवा विलाप कर लेते। नहीं कर पाओगे, औकात नहीं पड़ेगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे लिए तो केवल ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। मुसलमानों से रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या ना, केवल उनसे रिश्ता है मुसलमानों से। ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स इज ओनली फॉर मुस्लिम्स, ये किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर साहब ने। उन्होंने कहा था ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है, ये केवल मुसलमानों से यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। तो अम्बेडकर साहब को कोट करते हो तो पूरा कोट कर लिया करो, पढ़ लिया करो। और जो पढ़े लिखे ये जाहिल सेकुलर बनते हो ना हिंदुओं, तो वो तुमसे भी कह रहा हूँ, तुम भी पढ़ लो अम्बेडकर साहब को, थोड़ा पूरा पढ़ना, आधा अधूरा मत पढ़ो, ज्ञान पूरा लो। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है घोटाले। अब साहब, घोटाले इस देश में जब से आज़ादी मिली तब से नेहरू ने चालू कर दिए थे। जी, घोटाला सबसे पहला हुआ। अब कहने को बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 2014 के बाद की जो सरकार बनी उसमें कम से कम कोई घोटाला सामने नहीं आया। और जो लोग कहते हैं कि घोटाला हुआ, तो भाई साहब मेरा एक सवाल है प्रमुख। AK एंटनी, रक्षा मंत्रालय, यूपीए सरकार, उन्होंने कहा था हम राफेल नहीं खरीद सकते हैं, ये आने वाली सरकार देखे, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं कर पाए।
बस डील बता गए कि हाँ हाँ ये डील करनी है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है हथियार खरीदने का। नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद ऐसा क्या किया, इतनी बड़ी बड़ी 2016 में किया है ना नोटबंदी, जब पैसा पहुंच गया वापस, लेकिन उससे पहले कुछ बंदी की थी। उससे पहले कहां से पैसा आ गया कि बड़ी बड़ी डील साइन होने लगती, 1 साल के अंदर फलानी डील हो जाती है, 1 रैंक 1 पेंशन आ जाता है 6 महीने में, हर जगह पैसा जाना है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोरोना काल में भी चलते रहे कि सेंट्रल विस्टा फलाना ढिमाका, ये रेलवे लाइन वो करो, वंदे भारत एक्सप्रेस फलाना ही, वहां पे असम में पुल बन गया। जो मतलब 20-20 25-25 साल के प्रोजेक्ट बाकी थे, जिनकी डेडलाइन 5 साल 10 साल की थी, वो 25-25 30-30 50 साल नहीं कंप्लीट हुए हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं जो 50-50 साल से पड़ी हुई हैं, केवल घोटालों के चक्कर में, केवल अपना घर भरने के चक्करों में। जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया ना कि करप्शन यही नहीं है कि केवल मॉनेटरी टर्म्स, बहुत सी और चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। भाई 50 साल एक प्रोजेक्ट लटकाने का क्या मतलब है? पैसा ही नहीं है तो चालू ही मत करो यार। जब तुम खुद कर नहीं सकते हो, अगली सरकार को आके करना है, तो तुम चालू भी मत करो। चालू भी अगली सरकार को करने दो, खत्म भी वो करके दिखाए। नरेंद्र मोदी आज 55 साल पुरानी योजनाओं का फीता काट रहे हैं कि पूरी हमने की, इतना काम हो गया था, बताने आ जाते हो क्या पूरा क्यों नहीं हुआ था 50 साल में? साले को पूरा करने की औकात नहीं थी और तुम्हें क्रेडिट चाहिए। जो पूरा करेगा वही उसी का होगा। नरेंद्र मोदी नहीं पूरा कर पाएंगे, आप करेंगे आगे पूरा तो आपका नाम होगा, लेकिन तुम आओ तो सरकार में आओगे कैसे? आदमी को चेंज आता दिख रहा है। अरे थोड़ी महंगाई तो होगी, सरकार को टैक्स ही से तो बनाएगी, हम सह लेंगे। 100 रुपए का पेट्रोल महंगा नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि जब हम जाते हैं ट्रेनों में तो हम देखते हैं सफाई है। आज देखिए, अब जिस बारे में बात करनी थी अब उस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन गया। मैं आज घोषणा कर रहा हूं, जो कि सामने आ भी चुकी हैं कुछ चीजें, लेकिन मेरी सरकार से विनती है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन जारी हुआ है, जिसमें कि 8 जून को कहा गया है कि ईडी के सामने आना है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ईडी का नोटिस मिलता है और 48 घंटे तब होते जब सोनिया गांधी को कोरोना हो जाता, समझे? कोरोना हो गया। राहुल गांधी तो देश ही में नहीं रहते भैया, इतना पैसा हो किसी आदमी के पास तो क्या। और ये केस कौन सा है? नेशनल हेराल्ड। तो जैसे कि हमारे एक भाई ने कहा था, बताया था पिछली वीडियो में, तो उनके जवाब आ रहे हैं सामने कि सुब्रमण्यम स्वामी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इस केस में तो पर्टिकुलरली मैं मानता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हालत वो कीचड़ में लौटने वाले जानवर जैसी करने में यही इनका हाथ है। लेकिन मेरी सरकार से पहले एक प्रार्थना है, आप जितने भी फ्लाइट्स के माध्यम हैं, इस देश को छोड़ने के जितने भी माध्यम हैं, कोई भी बाई रोड जैसे नेपाल की तरफ है, या बाई फ्लाइट चार्टर प्लेन से लेके प्राइवेट एयरलाइन हो, इन सब पे इंटेलिजेंस की नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सोनिया गांधी अब देश छोड़ के भागेंगी। और क्यों भागेंगी? तो अगर आपको याद हो, जब नवाब मलिक की बात की थी मैंने, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से, जो मुझे लगता है, उन्होंने एजेंसियों को एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल दी है, किसी भी बड़ी मछली पे हाथ तभी डालो जब तुम्हारे पास साक्ष्य इतने मजबूत हों कि फिर वो छूट ना पाए। आप किसी को भी देख लीजिए, आजम खान अंदर जाते हैं तो 3 साल अंदर 4 साल अंदर रह के तब निकल पाते हैं। अतीक अहमद अंदर गया तो आज उसके लिए बोलने वाले थे, चुप रहो हुआ है। अनिल देशमुख, सचिन वाजे, इस पे अभी महाराष्ट्र की भी पॉलिटिक्स में आएगी, लेकिन अभी मैं इन दोनों पे रहता हूं। तो अब ईडी ने पूरे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, और मतलब ये नेशनल हेराल्ड का केस अगर किसी को समझना है तो ये समझिए कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू एक बनाते हैं, कांग्रेस का मुख्य पत्र टाइप का मान सकते हैं, नेशनल हेराल्ड का पेपर आता था, न्यूज़पेपर, उसको चलाती थी 100 फैमिलियां जो कि फ्रीडम फाइटर्स की हैं। होते होते 2018 तक इनके ऊपर लोन हो जाता है 90 करोड़ का, मतलब ये नुकसान में एक तरीके से मान लीजिए 90 करोड़ का। 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन लिमिटेड करके एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं। फिर ठीक है, समझना, अब खेल समझो।
यंग इंडियन लिमिटेड नेशनल हेराल्ड को 50 लाख रुपए देती है और 90 करोड़ के लोन के लिए 50 लाख रुपए देती है और कंपनी हड़प लेती है। यंग इंडियन लिमिटेड में इनकी हिस्सेदारी है 76%, दोनों माँ बेटे की, मेन डायरेक्टर की शेयर्स है 76%। ना किसी और डायरेक्टर या किसी शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया जाता है। तो प्रॉपर्टी एक तरीके से हो गई गांधी खानदान की, समझे। अब इसमें ईडी क्या उजागर करेगी, और ये केवल एक घोटाला नहीं है, ये अंदर जाएंगे तो एक एक करके चीजें खुल जाएंगी। और मुझे और मैं आज कह रहा हूं, राहुल गांधी 8 जून के पहले ना वापस आएंगे और ना अब कभी इस देश में आएंगे। और यही डर मुझे सोनिया गांधी के लिए है अब, कि सोनिया गांधी भी कहीं देश छोड़ के ना भाग जाए। और प्रियंका गांधी पे भी नजर बनाने की जरूरत है, प्रियंका गांधी भी देश छोड़ के भाग सकती है। तो इस देश की सरकार से मेरी विनती है कि प्लीज भागने मत दीजिएगा, हिसाब पूरा करिएगा प्लीज, राजनीति के लिए इस छोड़िएगा नहीं। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो 22 नवंबर को 2019 एक न्यूज़ फ्लैश हो रही होती है। उस न्यूज़ में फ्लैश हो रहा होता है कि अगले सीएम महाराष्ट्र के बनेंगे उद्धव ठाकरे। 23 नवंबर की सुबह होती है और खबर बदल चुकी होती है कि नए सीएम हैं इस महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। अब आप कहेंगे ये तो बहुत पुरानी खबर है, हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी ना कि ये खेल, अगर जिसको याद हो नवाब मलिक वाला वीडियो, कि ये खेल रचा हुआ था शरद राव पवार का, और शरद राव पवार जिसके साथ जाते हैं उसको पूरी तरीके बर्बाद कर देते हैं। तो असल में घटना ये तब से शुरू हुई जब रिजल्ट आ गए थे महाराष्ट्र इलेक्शन पोल के, और शिवसेना को ये लग गया था कि बिना हमारी, क्योंकि 105 सीटें और 56 सीटें शिवसेना की थी, बिना हमारी उसके सरकार बन नहीं सकती है सपोर्ट के। तो उन्होंने एक नई डिमांड रख दी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री। तो अब आप कहेंगे कि वो तो दोनों तरफ से क्लेम है, हाँ दोनों तरफ से क्लेम है, लेकिन यार मैं बीजेपी पे इसलिए भरोसा करता हूँ क्योंकि जब बिहार इलेक्शन होता है तो नीतीश कुमार की कम सीटें आने के बावजूद बीजेपी ने, क्योंकि उनके नाम पे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा था, तो वो उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देती है। तब बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि नहीं, क्या कहते हैं, नीतीश कुमार नहीं, ये होने चाहिए, फलाने होने चाहिए। तो मैं इसलिए बीजेपी पे भरोसा कर सकता हूँ। अब रही बात कसम और वादे की, तो भैया जिस इंसान के बाप ने ये बोला था, या जिस सोच की ये पार्टी मानी जाती है बाला साहब ठाकरे की, तो बाला साहब ठाकरे ने तो कहा था कि कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के साथ तो हिंजड़े जाते हैं। मैं वो शब्द ऐसा अनपार्लियामेंट्री नहीं है, मैं हिंजड़ों को गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन उनके ये शब्द थे, क्योंकि इस सोसाइटी में क्या सोच है हिंजड़ों को लेकर ये आप सब जानते हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे अपने बाप के अकॉर्डिंग तो क्या हो गई ये आप सब जान गए। अब इस खेल में सबसे मज़ेदार क्या बात हुई कि परमवीर सिंह, जो कि कमिश्नर थे मुंबई के, वो एक आरोप लगाते हैं, मतलब पहले केस होता है, एक केस होता है कि एक गाड़ी मिलती है अंबानी के घर के पास जिसमें कि जिलेटिन की रॉड है, जो कि एक विस्फोटक है, उससे भरी हुई, और उसमें एक धमकी होती है, उसके बाद जांच होती है, ना ये पहुंचती है, सब होता है। और धीरे धीरे जब वो जांच आगे बढ़ती है तभी परमवीर सिंह एकदम से आके खुलासा करते हैं कि 100 करोड़ की वसूली चल रही थी, जो कि सचिन वाजे के उसमें चल रही थी टर्म्स में, और ये अनिल देशमुख के कहने पे थी। अब मेरा इसमें 2 राय है कि इन दोनों में से एक चीज़ हुई। पहली चीज़, परमवीर सिंह ने मना किया था सचिन वाजे को कि अंबानी से ऐसे डायरेक्टली वसूली मत करिए, क्योंकि एक तो सबसे अमीर रईस आदमी है ही हैं, ऑफकोर्स ये बात है उनके कनेक्शन से, तो आप अगर उनके साथ जाएंगे, और उसने वो जब कर दिया, उसके जब एक आतंकवादी घटना वो लगने लगी, तब
उसको लगा कि नहीं, अगर इसमें ज़्यादा जांच हुई तो मेरा नाम आ सकता है, तो उसने करा कि सचिन वाजे को ही फंसा देते हैं अकेले। तो उसने सचिन वाजे का नाम ले दिया। अब लेकिन जब सचिन वाजे का फंसना चालू हुआ तो सचिन वाजे ने अनिल देशमुख का नाम ले ला के ख़त्म कर दिया कि हमारे, और उसका साक्ष्य भी मिल गया कि कैसे इसने उसको मारा, उस एक जो गुजराती दोस्त था, फिर कैसे उसकी गाड़ी ली, ये वो। तो उसमें कई चीज़ें सामने आ गई। दूसरी चीज़ मेरी माननी है कि परमवीर सिंह को पता सब था हो क्या रहा है, कि वसूली हो रही है, लेकिन उनको इसमें हिस्सेदारी नहीं थी। ये भी एक चीज़ हो सकती है कि इसमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी परमवीर सिंह को। तो परमवीर सिंह को उस चीज़ की गुस्सा थी। उसके बाद जब ये घटना हुई और इनको लगा कि ये तार वहीं से जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक कमिश्नर यार बहुत सीनियर आदमी होता है, उसको लगा कि ये सचिन वाजे अंदर जा सकता है और केस पूरी तरीके से नहीं खुल पाएगा। तो उसने कहा कि यार खोल दो, साले ने हमारे अगेंस्ट किया तो अब खोल देते हैं इसका। तो उन्होंने पूरा केस ही खोल के रख दिया। अब सचिन वाजे अंदर जाते हैं और अभी आप सामना जो कि शिवसेना का मुख्य न्यूज़पेपर है, मुख्य पत्र है, उसमें वो छाप रहे हैं कि सचिन वाजे बहुत करप्ट आदमी है, उसको सरकारी गवाह नहीं बनना चाहिए। साहब, वो आपका ही प्रवक्ता रहा। वो पहले जिस एक आदमी की कस्टडी में मौत के चक्कर में उसको सस्पेंड किया गया था, तो आप ही उसको रखे हुए थे। आपकी पार्टी में रहा है, आपकी पार्टी का प्रवक्ता रहा है। 2020 में कोविड पेंडेमिक चालू होती है, आप उसको बहाल करते हैं, आप उसको क्राइम ब्रांच भेज देते हैं, आपने उसको लाए। आप कहते थे बड़ा ईमानदार आदमी है। परमवीर सिंह भी बड़ा ईमानदार था। जहां परमवीर सिंह ने उसका नाम लिया और जहां सचिन वाजे के खिलाफ सबूत आ गए, तो परमवीर सिंह पे आपने केस लादना शुरू किए। वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाके एंटीसिपेटरी बेल लेकर आते हैं। और आज आपके लिए परमवीर सिंह भी बहुत गलत, आपके लिए सचिन वाजे भी गलत हो गए। अब आते हैं उसके बाद फंसे अनिल देशमुख, होम मिनिस्टर एक स्टेट का। सोचिए, वसूली करवा रहा है, धमकी दिलवा। और धमकी कौन दे रहा है? पुलिस गुंडा बनी घूम रही है। उसके बाद आपकी ही सरकार का एक और आदमी अंदर जाता है, एक और मिनिस्टर अंदर जाता है, नवाब मलिक। आप उसको भी बचाते रहे। और हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट बोलता है कि ये जो सबूत ईडी ने पेश किए हैं, ये दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी से नवाब मलिक का जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश करने के लिए पर्याप्त हैं। तो ये 100 करोड़ का घोटाला, और नवाब मलिक जैसा आदमी जिस सरकार में हो, वो सरकार क्या काम कर रही होगी, मुझे तो कोई शंका नहीं है कि क्या काम कर रही है। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आज जो उद्धव ठाकरे हैं या शरद राव पवार हैं, ये घबराए हुए हैं। क्योंकि अब जब ये जो सचिन वाजे है, ये जब गवाह बन रहा है, तो इनको तो सब पता है ना किसका इन्वॉल्वमेंट था। अनिल देशमुख अकेले खुद करवा लेगा, उसकी इतनी औकात। शरद राव पवार को बिना बताए नवाब मलिक के डी कंपनी से संबंध होंगे, शरद राव पवार को नहीं पता होगा। सबके मास्टरमाइंड शरद राव पवार हैं। और इसमें हिस्सा मिला है उद्धव ठाकरे को भी। तो अब ये जो महाराष्ट्र में नया भूकंप आया हुआ है इस भ्रष्टाचार या इस घोटाले या इस वसूली कांड में, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन अंदर जाएगा। तो जो लोग बहुत अभी तक अपने आप को बहुत महान समझते थे या महान दिखा रहे थे, अब उनकी पतलून गिर रही है। और जो ये लोग ये कहते रहते हैं ना, बीजेपी सरकार गिराना चाहती, नहीं, बीजेपी चाहती है सरकार चले, क्योंकि नरेंद्र मोदी आए उसी उद्देश्य से कि सबको खत्म कर देंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिसने पकड़ रखा है, जिन गर्दन आ गई है हाथ में, तो शरद राव पवार का हालत तो खराब होनी ही है। इन्होंने कम किया है क्या? इसके संबंध भी हैं दाऊद से। अभी आप देखते जाइए क्या क्या होता है इस देश में। मैंने कहा था ना, इमरजेंसी लगेगी और उसका समर्थन जनता करेगी। देखिए साहब, इमरजेंसी ही के हालात पैदा किए जा रहे हैं। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है आज के समय में। आज के समय में जितनी पॉलिटिक्स तुरंत चेंज हो रही है, उससे क्या दिख रहा है?
होने वाला है कुछ बड़ा। देखिए, देखते जाइए कि क्या होती राजनीतिक समझ। मैंने आपसे बार बार कहता हूँ कि राजनीति वो नहीं होती जो पर्दे के आगे चलती है, राजनीति वो होती जो पर्दे के पीछे होती है। तो ये है राजनीति। क्यों सरकारें डगमगा रही हैं? वहाँ पे सरकार तीनों में कोई नहीं चलाना चाहता है, ना बीजेपी, ना शिवसेना, ना एनसीपी और ना कांग्रेस। तीनों चला इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर कौन गिरा है, कौन जिम्मेदारी लेगा गिराने की? बीजेपी कह रही हम शिवसेना से लेंगे नहीं समर्थन, एनसीपी से लेंगे नहीं। वो कह रही सरकार गिराओ, प्रेसिडेंट रूल लगाओ, फिर से चुनाव करो। और बीजेपी इस बार सारी सीटों पर लड़ेगी और मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनाएगी। लोग आप देख लीजिएगा इस बार के इलेक्शन में रिजल्ट वही होगा। तो सरकार इसलिए कोई तीनों गिरा नहीं रहे क्योंकि जानते हैं बीजेपी अगर अकेली पावर में आ गई बिना समर्थन के तो सबको खा जाएगी। भैया तुम गलत करो, तुमने बीजेपी के मुंह से निवाला छीन लिया जबकि शर्त जो थी सही थी, तो तुम सही। बीजेपी करे तो गलत। भैया एनआईए आई क्यों? आतंकवादी घटना सामने आई, तो उसमें डर क्या है? होने दो जांच, निकलने दो, देखो तो कि वो जिलेटिन की रॉडें आई कहां से, कौन है मुख्य आरोपी? अनिल देशमुख अगर कर रहा था क्या वही है, या वो भी एक प्यादा है और राजा कहीं बैठा है? क्यों ना इस देश के सामने आए। अरे तुम आज अगर उस एक इतने कनेक्टेड इंसान के घर के सामने जिलेटिन से भरी गाड़ी खड़ी कर दी वाजे ने, तो कल हो सकता है अगर मेन कॉन्स्पिरेटर नहीं पकड़ में आया तो कल को जगह जगह खड़ी मिलेगी, मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो सबकी सुरक्षा जरूरी है ना, तो सुरक्षा दो, हटो, लाने दो। अब देखते जाइए क्या क्या होता है। और इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का तीसरा टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं, वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में अब जो हुआ तो वो सब तो सामने आ गया। अब सबसे बड़ी बात देखिए, मैं पीछे लास्ट से आगे जाऊंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। कोर्ट ने मंडे को कहा, मतलब मंडे को वीडियो रिकॉर्डिंग दी। अब वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों पक्ष के पास आई। आधे घंटे के अंदर वो वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो जाती है, जबकि कोर्ट ने ये हिदायत दी थी, हाई कोर्ट ने नहीं, सॉरी, सेशन कोर्ट ने, कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मीडिया पर्सनल के पास जानी नहीं चाहिए। लेकिन इस बार खेल हो गया, क्योंकि पिछली बार हिंदू पक्ष पे बड़ा वो बताया जा रहा था कि हिंदू लीक कर रहे हैं हर चीज, तो हिंदुओं ने अपना खोली ही नहीं थी रिकॉर्डिंग की। उन्होंने सील बंद जैसे मिला था लिफाफा वैसे ही जमा कर दिया रिकॉर्डिंग का कि साहब आप हमारी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, हमने तो लीक नहीं की है। तो अब लीक कहां से हुई? दो चांस है लीक होने के, मुस्लिम पक्ष ने लीक की हो या तो कोर्ट के अंदर से लीक हुई है। तो इसका मतलब है जिस वकील को इस केस से हटाया गया उनको गलत हटाया गया, पंडित जी को। ठीक है, पहली चीज तो ये साबित हो गई कि हिंदू पक्ष ने नहीं रिलीज की। दूसरी बात, कोर्ट के अंदर से रिलीज हुई है तो इसका मतलब जुडिशरी करप्शन से दूर नहीं है। करप्शन जड़ जड़ में है इस देश में, और करप्शन का इलाज होना जरूरी है। तो अब पूरा कोर्ट के अंदर भी साफ किया जाए। दो बातें की हुई। फिर वीडियो आने के बाद, चलिए थोड़ा सा आगे का एक चीज मिस हो गई, वो बता देता हूँ। एक चीज रिलीज की गई मतलब हंसी आती है। आपको पता है इस देश में 1850 में काशी म्युनिसिपल बन गया था, और वहां वो पानी पता है कि सिर्फ प्रोवाइड करवाता था। बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जाती थी, उन टंकियों में पानी मोटर से चढ़ता था। हमने विश्व को नहीं बताया था कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, ना जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे अंग्रेज, उन्होंने किसी को बताया कि भारत में पाइपलाइन के थ्रू पानी सप्लाई हो रहा है, वहां मोटर बन गई है, बड़ी बड़ी टंकियों में पहले चढ़ाया जाता है, फिर वहां से पाइपलाइन के थ्रू। और किसी देश में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, केवल हिंदुस्तान में थी। पता है क्यों? क्योंकि एक मौलाना ने क्लेम किया, एक फ्रेम निकल कर आया ऐसे मेटल का, उसमें बताया गया कि टंकी से पानी आता था 1850 में। 1850 में ऐसे पानी आता था, और क्योंकि हाइट से आ रहा है तो वो काफी प्रेशर से आता था, तो वो इसमें जाता था, फिर यहाँ से ऐसे पानी निकलता था। और एक चीज मान ली गई कि वो जो
जिसको हिंदू पक्ष दावा कर रहा है ये शिवलिंग है, तो उसमें माना गया उस शिवलिंग पे वो जो चक्री लगाई गई थी वो अलग से लगाई गई थी और वो केवल काम सपोर्ट का करती थी इस फुवारे के सिस्टम को। पता है लोग कहते हैं कि मैं कहता हूं जाहिल गंवार ये वो, या मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? इसलिए है साहब, इसलिए है कि आप क्या बात कर रहे हो। 1850 में मोटर कहां बन गई थी? पानी की पानी चढ़ा के फिर वहां, अरे हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि तुम मान रहे हो कि गलत किया है, तुमने गलत किया है। एक एक वहां का सर्वे की रिपोर्ट बता रही है, त्रिशूल, वहां पे त्रिशूल मिलता है, स्वस्तिक चिन्ह मिलते हैं, घंटियां मिलती हैं, और तब भी वो जगह अगर मस्जिद है तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए मुसलमानों नहीं, मस्जिद पक्ष वालों को। और मस्जिद पक्ष मतलब एक चीज बड़ी मजाकिया होती है, मजाक में उड़ जाती है या कुछ चीज हो जाती है। आपको पता है जो मस्जिद पक्ष के वो हैं लॉयर्स, वो सब हिंदू हैं साले। इस देश को जब भी लूटा गया है तो घर के अंदर ही भेदी रहे, उन्हीं ने लंका ढाई है, चाहे विभीषण रहा हो चाहे कोई और। बहुत गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, छोटे भाई बड़े भाई की बात होती है, तो इस देश में राम आज भी है। इस देश में राम आज भी भरत के लिए सिंहासन छोड़ेगा, हिंदू सिंहासन छोड़ेगा, लेकिन भरत होना चाहिए कि अपने भाई की खड़ाऊं रख के राज करेगा, और जब राम वापस आएगा तो उसको उसका सिंहासन वापस करके बाय इज्जत उसको गद्दी पे बैठाए। हम राम बने रहे, हमने तुम्हें मौके देते रहे, लेकिन अब राम ने से काम नहीं चलेगा। कृष्ण की नीति अपनानी है तो हम कृष्ण बन के दिखाएंगे। हमने तुमसे 3 मांगे थे ना, महाभारत में 5 गांव के समझौता था, हमने तो 3 मंदिर मांगे थे। तुमने एक प्यार से नहीं दिया, हम दूसरा भी छीनेंगे, तीसरे भी छीनेंगे, और अब 40,000 छीनेंगे। तुम 3 में मान जाते तो 40,000 बच जाते, लेकिन जब हमें छीनना ही है तो फिर हम पूरी छीनेंगे। हम एक क्यों छीने, हम 3 पे क्यों रुके? हम एक छीनेंगे, और तब तक छीनेंगे जब तक हमारा पूरा हक साबित नहीं होगा, जब तक हर चीज वापस नहीं ले लेंगे। और मस्जिद पक्ष के पास सिवाय 2 चीजों के तीसरी सबूत क्या है कि वो मस्जिद है? पहली, वहां नमाज हो रही है। दूसरा, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। भाई साहब, कोई लॉयर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज ये बताइए, कोई भी कानून क्या बैक डेट से लागू किया जा सकता है? कि मतलब 2022 में एक कानून ले आया जाए कि ये 1947 से लागू हुआ। अगर हो सकता है तो बताएं, और नहीं हो सकता है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आज दिन तक उसको गैर कानूनी नहीं डिक्लेयर किया? इसका जवाब दे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्यों आज दिन तक वो संविधान में क्यों है? आप क्यों चाहते हैं कि वो चीजें ना हो? अरे मेरी प्रॉपर्टी कोई कब्जियाएगा, मैं आज नहीं 50 साल बाद समझूंगा, तो मैं 50 साल बाद केस लड़के वापस लूंगा, नहीं तो मेरी औलाद लेगी, लेकिन वो घर मेरा ही रहेगा। और वो मंदिर मेरे भगवान का घर होता है। मंदिर का जो प्रॉपर्टी होती है वो भगवान के नाम पे होती है, तो वो तो वापस ली जाएगी। जिसको दिक्कत होती रहे। सेकुलरिज्म का ठेका अकेले हिंदू का नहीं है, और अगर ठेका अकेले हमारा है तो अब हमें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। अभी 30% जगह हैं, तब इतने में खलबली मचा दी है। जिस दिन 50% के ऊपर चक गए ना, वही होगा जो कल्याण सिंह ने बोला था। बता देते हैं क्या बोला था। एक नारा चला था 1990 के दशक में, मिले मुलायम काशीराम। मिले मुलायम काशीराम का मतलब, एक कांशीराम थे जिन्होंने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, तो इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी पावर से में नहीं आ पाई थी, तो एक नारा लगाया गया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बीजेपी का नाम नहीं लिया, कल्याण सिंह का नाम नहीं लिया, नाम लिया श्री राम का।
तब कल्याण सिंह ने और बीजेपी वालों ने एक दिया था, जब हिंदू जागेगा तब क्या मुलायम काशीराम मौलाना भी बोलेंगे जय श्री राम। तो इसीलिए समझ लो कि अभी 30% है तो ये स्थिति आ गई। 50% के बाद 50% से ज़्यादा हिंदू अगर हिंदुत्व के लिए जग गया तो सब बोलेंगे जय श्री राम। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आपकी जो भी विचार हों इस वीडियो के बारे में वो कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएं। माफ़ करिएगा वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पूरी देखिए तो बहुत बहुत थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव और बाय बाय।